साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक दिन आपको यह पता लगे कि मोदी सरकार को 35 साल का युवा लड़का सिस्टम से उखाड़ फेंकता है, तो क्या आपको भरोसा होगा? आप कहोगे बिल्कुल भरोसा नहीं होगा। सेम यही काम नेपाल में हुआ है। नेपाल का एक नया लड़का, एक युवा लड़का, एक जो रैपर था, जो रैप करता था, वो सिस्टम में आता है, राजनीति के सिस्टम में आता है, मेयर बनता है। और काठमांडू से मेयर बनने के बाद कुछ समय बाद ही ये केपी शर्मा ओली, जो वहां के चाणक्य कहे जाते हैं नेपाल की राजनीति के, जो बार बार घुमा फिरा के यही प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे, इनको सिस्टम से उखाड़ फेंका है। किसने? वालेन शाह ने। और इनके जो भी डिसीजंस आजकल हो रहे हैं उसकी काफी चर्चा हो रही है। वो डिसीजंस क्या है? ये 35 साल की युवा एज में देश का प्रधानमंत्री कैसे बना, और इसकी कैबिनेट में ज्यादातर सभी लोग युवा हैं। वो ऐसे क्या काम कर रहे हैं जिससे जेनजी बहुत ज्यादा खुश है। जेनजी मतलब जो वहां का युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है इनसे। तो इनकी पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताने चाहता हूं। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो बालेन शाह थे, इन्होंने एक नई 4 साल 5 साल पहले एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था आरएसपी। अब जब आरएसपी इन्होंने पार्टी बनाई और जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में 275 सीटों पर लड़ाई हुई और 275 में से 182 सीट ये जीत कर आई। 182 सीट का मतलब आप समझ रहे हो कि 2/3 से ज्यादा इनको बहुमत मिला है। तो ये भाई साहब को सिस्टम से उखाड़ फेंका। और जैसे ही इन्होंने शपथ ली उसके अगले दिन सुबह सुबह पुलिस फोर्स को भेज के इनको पकड़वा भी लिया, इनको जेल भी भेज दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्कैम किए थे। वो सारे स्कैम, उनके इन्होंने मर्डर केस भी इनके ऊपर लगे हुए हैं, वो सब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वो पूरी कहानी क्या है उस कहानी को समझो आप एक बार। सबसे पहले आपको ये पता लग गया ये बालेन शाह है, पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर का एक शख्स देश की कमान संभाल रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम से ज्यादा इनको कोई मतलब नहीं था। नए नए आते हैं और सीधे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एक युवा मेयर कैसे बना देश का प्रधानमंत्री? सालों की करप्ट राजनीति को जेनजी ने कैसे उखाड़ फेंका? मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत के लिए इस क्रांति में क्या सबक है? क्या भारत के लिए भी कोई सबक है? जो इनके डिसीजंस हैं, अगर जेनजी चाहे, अगर हमारे यहाँ का युवा चाहे तो सिस्टम को उखाड़ फेंक सकता है। जिस चीज की जरूरत है उस चीज को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है वो निकल के आती है हमारे यहाँ का जो युवा है वो कितना ज्यादा एक्टिव है चीजों को लेकर। आपको थोड़ा सा अवेयर तो रहना ही पड़ेगा। रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए बाहर भागना पड़ता है। नेपाल का हाल भी यही है। और कहीं ना कहीं भारत की तरफ अगर आप देखोगे तो भारत में भी कहां रोजगार मिल रहे हैं यार। सरकार कर रही है अपनी मनमानी। कहीं ट्रांसपेरेंसी है कि कौन सा मंत्रालय क्या काम कर रहा है? सिर्फ वन वे है। वन वे भी क्या है? सरकार को तो हमारे बारे में सब कुछ पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। यहां तक कि हमारे चड्डी का साइज भी सरकार को पता है। लेकिन हमें सरकार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अभी मैं आपसे बोलूं कि होम मंत्रालय क्या काम कर रहा है, नहीं पता है क्या काम कर रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है, नहीं पता है। वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? भारत देश में क्या है खराबी? और जब कुछ खराबी हो तो तुम उसको सुधार क्यों नहीं रहे हो? कुछ ना कुछ तो कमी है। सरकारी स्कूल आपने खोल रखे हैं, उन सरकारी स्कूलों में क्या कैसे अध्यापक तुम भर्ती कर रहे हो? कहां वहां का सिस्टम बना रखा है कि वहां लोग पढ़ना ही नहीं चाहते? तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ सकते हो? जब तुम सत्ता में हो तो उसमें अगर कुछ कमी है तो उसमें सुधार क्यों नहीं ला रहे हो? यही सारी बातें नेपाल में भी रखी गई कि भाई ये चल क्या रहा है। और घुमा फिरा के बार बार वो 2-3 पार्टी होती है वही बार बार आती रहती है। मतलब 18 साल में अगर इनके देखोगे तो 10-12 प्रधानमंत्री चेंज हो गए। हर 1 साल 1.5 साल के लिए प्रधानमंत्री आता है और 2-3 लोग हैं, उन्हीं के चेहरे बार बार रिपीट होते रहते हैं। और मनमानी जितने भी स्कैम हो रहे हैं, जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, सब होता जा रहा है। कोई मतलब ही नहीं। इनके बच्चे तो विदेशों में जाके ऐशमौज कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। जब युवा को ये बात पता लगी ना तो नेपाल में युवा ने इसको एक आंदोलन का बड़ा रूप दे दिया। और किसके थ्रू दिया? सोशल मीडिया के थ्रू। इंस्टाग्राम का यूज करा, व्हाट्सएप का यूज करा, फेसबुक का यूज करा, यूट्यूब का यूज करा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। और जब सरकार पर भारी दबाव बना कि भाई अब तो हमारे खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारे खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, तो वहां की सरकार ने पता क्या करा? नेपाल की सरकार ने वहां के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे ज्यादातर उनको बैन कर दिया। ना तुम फेसबुक चला सकते हो, ना तुम इंस्टाग्राम चला सकते हो, ना तुम व्हाट्सएप चला सकते हो, क्योंकि ये आंदोलन उग्र रूप ले रहा था। और जब ये आंदोलन उग्र रूप ले रहा था तो फिर लोग सड़कों पर निकल के आए, क्योंकि भाई तुमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो बंद कर दिया, बैन कर दिया। अब लोग अपनी बात एक दूसरे तक नहीं रख पा रहे थे। पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे थे, फिर लोग सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आकर ओली सरकार के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट करे। और जब वहां आंदोलन हो रहे थे लगातार साथियों, तो फिर क्या होता है कि फिर ओली शर्मा पुलिस फोर्स को बुलाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये आंदोलन खत्म करना है, इसके लिए आप बल का प्रयोग भी कर सकते हो। और वहां की पुलिस आती है और बल का प्रयोग करती है। और बल का प्रयोग ऐसा होता है कि वहां 77 लोगों की मौत हो जाती है और 2300 प्लस लोग घायल हो जाते हैं।
सपोज करो तुम किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका बच्चा सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो उस एग्जाम में स्कैम हुआ है, सबको पता है कि धांधलेबाजी हुई है, या वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके फॉर्म ही नहीं आ रहे, तो क्या ये बात हम सरकार तक नहीं पहुंचा सकते ट्विटर के माध्यम से आंदोलन करके, भैया इस पेपर में स्कैम हुआ है, भाई साहब ये वाली भर्ती तुम क्यों नहीं निकाल रहे हो, तुम बोल रहे थे हम सरकारी नौकरी देंगे, तुम क्यों सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हो। तो अपनी बात रखना सरकार से क्या गलत है? तो सरकार को भी बनाने वाले तो जनता है, हम लोग हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, और जब हम अपनी बात सुनाने के लिए सरकार के सामने जा रहे हैं किसी भी आंदोलन के रूप में, तो हमारे ऊपर गोलियां चला के हमें मारा जा रहा है। वही सेम काम तो हो रहा है नेपाल में, कि जब लोग आंदोलनकारी का मतलब क्या है कि भाई वो वहां से भ्रष्ट जो नीतियां हैं उनसे तंग आ चुके हैं, वहां की गरीबी से तंग आ चुके हैं, वहां रोजगार नहीं मिल रहा उससे तंग आ चुके हैं, तभी तो लोग उपद्रव करने के लिए जमीनी स्तर पर आते हैं। भाई तुम कर क्या रहे हो, सरकार में बैठे हुए हो, तुम्हारे बच्चे तो विदेशों में मजे ले रहे हो, हुआ ऐसा। इनके जितने भी मंत्री थे, केपी शर्मा ओली साहब के जो वहां के प्रधानमंत्री थे, इनके सभी बच्चे जितने भी थे नेताओं के, विदेशों में मजे कर रहे हैं, अय्यासियां कर रहे हैं और देश के बारे में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, नेपोटिज्म चल रहा है, फिर उनको तुम बुला लेते हो और उनको बड़ा मिनिस्टर बना देते हो। ये क्या सिस्टम है? फिर सरकार, फिर वहां की जनता के बारे में कौन सुनेगा? सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है, लूट खसूट हो रही है, स्कैम हो रहा है, बड़े बड़े स्कैम जब होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, तो उनकी फाइलों को तुम आते हो सिस्टम में और दबा देते हो। तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन लिया, और जब ये तुम्हारे ओली शर्मा थे, जब इन्होंने वहां पर पुलिस लाठीचार्ज करवा दिया, गोली चार्ज करवा दी, तो वहां जब ये 77 लोग मारे गए, तो उसके बाद और उग्र रूप ले लिया। यहीं से तुम्हारे जो केपी शर्मा ओली साहब थे, नेपाल के पीएम साहब, इनकी हालत खराब थी, उग्र रूप ले लिया जनता ने, उग्र रूप ले लिया, तो फिर इन्होंने अपनी आर्मी को बुला लिया, आर्मी जाए और उनको कंट्रोल करे, लेकिन आर्मी ने मना कर दिया कि भाई आंदोलनकारी हैं, वो अपनी समस्या लेके तुम तक आ रहे हैं, तुम्हें उनकी समस्या सुननी होगी, हम इसमें कोई भी दखल नहीं करेंगे। जब आर्मी ने मना कर दिया और वहां की जनता उग्र हो गई, तो फिर ओली शर्मा को वहां से क्या देना पड़ा? अस्तीफा देना पड़ा, और उनकी सरकार गिर जाती। ये तो बात हो गई तुम्हारे ओली शर्मा की। जब इनकी सरकार गिर गई, तो इसी के बीच जब ये आंदोलन चल रहा था, तो बाले शाह जो थे वो एक रैपर थे, उन्होंने एक गाना बनाया, और उस गाने में उन जितनी भी आंदोलनकारियों की जितनी भी वार्ता थी, जितनी भी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या थी, वो सब कुछ उस गाने में रख दिया, और वो गाना बहुत ज्यादा वायरल होगा, करोड़ों लोगों तक वो गाना गया, जिससे वो पॉपुलर हुए, और पॉपुलर होने के बाद उनकी पार्टी थी, उनकी पार्टी वहां से कहीं ना कहीं हाईलाइट होने लगी, और जैसे ही पार्टी हाईलाइट होने लगी, तो वो 272 सीटों में से 182 सीट जीतकर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एक युवा 35 साल का लड़का वहां का प्रधानमंत्री बन जाता है। अब प्रधानमंत्री बन गए, तो उस प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे स्टार्टिंग में। जैसे आपने अनिल कपूर साहब की मूवी देखी होगी नायक, सेम जैसे अनिल कपूर साहब डिसीजंस लेते हैं उस मूवी में, सेम ऐसे ही डिसीजंस लेना इन्होंने स्टार्ट करा कि अब सरकारी स्कूलों में नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों की हालत अगर खराब है तो वो सही करनी पड़ेगी। जब तक नेता उन सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर देंगे, तब तक किसी भी नेता का बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाए। कितना बढ़िया डिसीजन है यार, इसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें सोशल मीडिया पर इसका एक हैशटैग बनाना चाहिए, जितने भी युवा हैं, जितने भी जेनजीज हैं। हमारे भारत देश में क्यों नहीं हो रहा है यार? तुम देखो गांव में कितनी बुरी हालत है, जो गरीब है, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो ठेले लगा रहे हैं, जो पकौड़े, जो मोदी जी बोलते हैं पकौड़े सेक के बिजनेस करो, जो पकौड़े सेक रहे हैं, उनके बच्चे, उनके उनके पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो सरकारी स्कूल किस लिए खोल रखे? बंद कर दो इन सरकारी स्कूलों को। फिर तुम लोग खोल भी रखा है, लेकिन सिस्टम बस चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में जितने भी नेताओं के बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। जिस दिन हमारे भारत देश में भी ऐसा हो जाए ना कि सरकारी स्कूलों में कि मोदी के बच्चे हुए, मोदी के तो खैर बच्चे ही नहीं है, जितने भी नेता हैं अगर उनके बच्चे इसमें पढ़ने लगे, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एमपी हैं, जितने भी एमएलए हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं, कहां से, किसके पैसे से विदेश जा रहा है भाई साहब? जनता का पैसा लूट खसूट कर तुम अपने बच्चों को विदेश भेजते हो, वहां पढ़ाते हो, लिखाते हो, वहां अय्यासी करते हैं, मजे करते हैं, और फिर जब वो पढ़ते लिखते तो वो क्या ही है, घंटा पढ़ेंगे वो लोग। फिर वहां से जैसे ही उनकी वो एजुकेशन कंप्लीट होते फिर उनको राजनीति में बुलाते हो, फिर यहाँ बड़ा मिनिस्टर बना देगा, कोई सीएम बना देगा, कोई एमपी बन जाएगा, कोई राज्यसभा में बैठ जाएगा, इस तरीके से बड़ी पोस्टर बिठा देंगे आप। ये नेपोटिज्म, इसके खिलाफ वहां के लोग बोले चल क्या रहा है सिस्टम में। तो सबसे पहले भाई साहब इन्होंने यही काम करा कि अपनी मिनिस्ट्री में सबसे पहले तो सब युवा लिए। हो सकता है इनके पास अनुभव कम हो, लेकिन जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो कार्य करने की इनकी जो लगन है, वो जनता के फेवर में है। ये जनता के बीच में से निकल के, इनको पता है जनता की प्रॉब्लम क्या है। तो भाई ज्यादातर लोग 30 साल से कम उम्र के हैं इनके उस पार्लियामेंट में। सोच रहे हो, युवा का डिसीजन एकदम होता है। हो सकता है वो डिसीजन थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन डिसीजन होते हैं बहुत फास्ट। फिर वो लाएगा 14 मंत्रियां कि कैबिनेट में 10 मंत्री 40 साल से कम उम्र के हैं, और हर मंत्रालय में, हर मिनिस्ट्री में जो वहां का एक्सपर्ट है उस मिनिस्ट्री के लिए, उसको बिठाया गया है।
जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई है। ऐसा नहीं है कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर वो बना दिया जो बेवकूफ है, जिसको कुछ एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं है, स्मृति ईरानी। ऐसे नहीं होता है। आप कोई किसी को मिनिस्ट्री दे रहे हो, अगर आज कोई यूपीएसआई बन रहा है, आज कोई सीए बन रहा है, आज कोई एनडीए में जा रहा है, तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, तभी तो वो उस फील्ड में जाता है। तो जब आप एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी को दे रहे हो या हेल्थ मिनिस्ट्री किसी को दे रहे हो, तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको दो। वही काम इन्होंने करा। भारत में भी ये काम होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आवाज कौन उठाएगा? तो भाई साहब उन्होंने सबसे अच्छा काम ये करा। और इन्होंने क्या कहा, वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से खत्म करा। वीआईपी कल्चर, कोई एक नेता जा रहा है, कोई एक एमपी जा रहा है, उसके पीछे 50-50 गाड़ी जा रही है, तुम तेल फूक रहे हो। किसका तेल फूक रहे हो यार? ट्रैफिक इतना जा रहा है, जनता को तुम साइड में कर रहे हो। कोई इमरजेंसी में जा रहा हो तुम उसको साइड में कर रहोगे, और नेता साहब निकल रहे हैं। क्या कोई मतलब कोई काम कर रहे हैं क्या जनता के लिए? क्या देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं? 50 गाड़ियां निकल रही है, अरे एक गाड़ी 2-3 गाड़ी और रख लो अपनी सिक्योरिटी के लिए। भौकाल जमाना है। तो सबसे पहले उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म करा। अब ये वीआईपी कल्चर यहां नहीं चलेगा। कोई भी स्कीम आती थी उसमें जितने भी काम होते थे उनको पेंडिंग में डाल दिया जाता था। जैसे इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या करा कि जो भी आपके पासपोर्ट हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, जैसी भी ये चीजें हैं, वो आपके घर तक 100 दिन के अंदर पहुंचा दी जाएंगी। बार बार आपको उसके चक्कर नहीं काट रहे। देखो कितने बढ़िया बढ़िया काम है। ये डिसीजंस लिए वहां की सरकार ने। अब हो सकता है उनके कुछ डिसीजन से वहां की जनता ना खुश भी हो, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन उनका जो भाव है वो अच्छा काम करने का है। इन्होंने वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से क्या करा है, खत्म करा है कि नो सायरन, कोई सायरन नहीं होगा। सायरन किस चीज का? कोई तुम मतलब वो डीएम साहब आ रहे हो क्या? कौन हो तुम? अरे जनता ने तुम्हें नेता बनाया है, इसलिए बनाया है कि तुम जनता के लिए काम करो। सायरन बजा के तुम वहां का सिस्टम खराब कर रहे हो। नो ब्लॉक, 50 गाड़ियों के वीआईपी काफिले और रोड ब्लॉक करने पर तुरंत पाबंदी। वहां कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा। 50-50 गाड़ियों का जो काफिला चलता है वो कुछ नहीं चलने वाला। नेपाल की बात बता रहा हूं मैं आपको। नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में, नियम लागू। जब तक नेता सरकारी स्कूल ठीक नहीं करेंगे उनके बच्चे वहीं पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ा डिसीजन। और आप देख रहे होंगे सरकारी दफ्तरों में जितने भी राजनेता हैं, जो जीवित राजनेता, उनकी फोटो लगा देते हैं। क्यों भाई साहब? क्यों? कोई नेता अगर बन गया है, अब तो स्टेडियम जो जीवित नेता है उनके नाम पर बनाए जा रहे हैं। या तो तुम्हारा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी फोटो लगे, तुम्हारा नाम हाईलाइट हो। तुमने काम धंधा कुछ करा नहीं है और तुम्हारा नाम लिख गया क्योंकि तुम्हें पावर मिली हुई है, तो ये सबसे पहले वहां पर खत्म किया गया। ये सही चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए, इनको बताना चाहिए। न्याय और अकाउंटेबिलिटी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई एमएलए हो, जिसने गुनाह करा है, जिसने कत्ल करा है, जिसने भी स्कैम फैलाया है, उन सबको जेल में जाना पड़ेगा। यही काम इन्होंने करा कि पूर्व पीएम की गिरफ्तारी, ओली साहब की 28 मार्च शपथ के अगले दिन सुबह 5 बजे पुलिस ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और नरेश लेखक को गिरफ्तार किया। इनके ऊपर मर्डर केस चल रहे थे, स्कैम के केसेस चल रहे थे। जब वो फाइल उजागर हुई तो इनको दोषी पाया गया उस फाइल में। अब केस चलेगा, वो तो जेल भेज दिया। सही बात है, भेजना भी चाहिए। तुमने गलत करा है तो भेजो जेल, तभी तो सुधार आएगा। गौरी बहादुर का की रिपोर्ट, 97 पेज की रिपोर्ट के आधार पर दोनों को प्रोटेस्टर्स की मौत का दोषी माना गया है। ये इनकी फाइल थी कि भाई जो वहां के आंदोलनकारी थे उनकी मौत का दोषी माना गया है, इसलिए इनको जेल भेजा गया है। 36 साल का भी हिसाब होगा। इन्होंने बोला है कि 1990 से 2026 तक के हर बड़े नेता की संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी होना चाहिए। इन नेताओं के पास देख रहे हो, मैं जहां रहता हूं ओ इतने बड़े बड़े 100-100, 200-200, 250-250 बीघा में बाउंड्री करवा रखी है। मॉल खोल रहे हैं ये नेता, जो कुछ भी नहीं थे, जो रोडों पर सड़कों पर सोते थे। कैसे करके तो ये राजनीति में आते हैं, गुंडागर्दी कर करके, और गुंडागर्दी कर करके जैसे ही ये राजनीति में आते हैं, भाई साहब इनके पास प्रॉपर्टी देखो, महल खड़े हुए हैं, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। तुम्हारे पास ये महल कहां से आ गए? तुम्हारे पास इतनी जमीनें कहां से आ गई? उसकी जांच होनी चाहिए। और यही भाई साहब इन्होंने काम करा है कि 36 साल का हिसाब होगा कि तुमने कितनी लूट खसूट करी है, तुमने बड़े बड़े नेताओं की कितनी तुम्हारी संपत्ति है, जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग की, जितनी भी तुम्हारे पास जमीन है, पैसा है, उन सभी की जांच होगी। उसकी कमेटी उठाई। बहुत सही काम होना चाहिए इन नेताओं की, तभी हालत खराब होगी। ये तो कुछ समझते नहीं जनता को, जब मन आएगा वो काम करेंगे। इतनी हालत खराब थी यहाँ की कि हर दिन 10,700 लोग, युवा जो थे नेपाल के, तो बाहर जा रहे थे काम करने के लिए, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे वो अनपढ़ हो, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों लोग, क्योंकि उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है, और रोजगार मिल रहा है तो पैसा नहीं मिल रहा है। हर रोज मरने से बढ़िया वो हर रोज पलायन कर रहे हैं। हर दिन
10,700, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई गल्फ कंट्री जा रहा है। हमारे भारत में बहुत सारे नेपाली हैं जो काम करते रहते हैं। तो यहां अब क्या हुआ कि मतलब रोजाना 10,700 युवा हर रोज इतने नेपाली रोजगार की तलाश में देश छोड़ते हैं। 3.5 मिलियन आबादी बाहर है नेपाल की। और भाई साहब एक और चीज देख लो कि नेपाल की जीडीपी का 25 से 30% हिस्सा विदेश से आए पैसे पर टिकी है। जो लोग बाहर गए हैं वो पैसा बाहर से कमा के जब नेपाल देश में आता है तो उसकी जो जीडीपी है ना 25 से 30% उस बाहरी पैसे पर टिकी हुई है। सोच लो। स्किल्ड लेबर का नुकसान, सिर्फ अनस्किल्ड लेबर नहीं, इंजीनियर्स, नर्सेज और आईटी प्रोफेशनल्स भी देश छोड़कर जा रहे हैं। जब तुम्हारे पढ़ा लिखा जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो जो पढ़े लिखे युवा आपके देश को ग्रोथ करवाने में हेल्प करेंगे, अगर वो लोग बाहर जा रहे हैं तो फिर तुम्हारा देश ग्रोथ कैसे करेगा? एक सबसे बड़ा वो ये भी होता है कारण, तुम्हारा जो पढ़ा लिखा युवा है वो बाहर जा रहा है तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा? ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला $100 बिलियन का इन्होंने विजन रखा है। अभी इनकी जो ग्रोथ है ना वो है 4%, लेकिन उन्होंने बोला है कि अब हमें अपनी ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, 4% से 7% हमें ग्रोथ लेके जानी पड़ेगी। जो इनकी जीडीपी है अभी फिलहाल में $42 मिलियन है, और उन्होंने टारगेट करा है कि आने वाले 5 से 7 साल में हम ये कहां तक लेके जाएंगे? $100 बिलियन तक जीडीपी को लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? ये इन्होंने अपना एक टारगेट प्लान करा है 5 से 7 साल के लिए। आईटी हब का निर्माण, $30 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का सेटअप और 5 लाख नई टेक जॉब्स क्रिएट करने का काम इन्होंने करा है। अच्छे काम कर रहे हैं, वेरी गुड। डिजिटल नोमेड वीजा, विदेशी कंपनियों के लिए रिमोट काम करने की सुविधा देना ताकि युवा अपने घर के पास रह सके और वहीं काम कर सके, उनको बाहर ना जाना पड़े। ये ऐसी ऐसी स्कीम्स भी ला रहे हैं। अच्छा, इनका एक और काम है कि तुलनात्मक जो मैट्रिक्स है, पुराना नेपाल बनाम चेंजेस गवर्नेंस, तो जो युवा आए हैं अब उनका थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन भी आप देख सकते हो कि ये जो लोग थे ना, पुराना जो सिस्टम था, जो केपी शर्मा ओली थे, वो क्या करते थे? पर्सनल फायदे और कुर्सी का खेल था इनका, बस कुर्सी पर हम ही रहें और कोई ना आए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? 100 डे एक्शन प्लान, कि कोई भी काम होगा उसको 100 दिन के अंदर हम डिलीवरी, जितनी भी डिलीवरी हो रही है, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, 100 दिन के अंदर कंप्लीट करवाई जाएगी। फाइल्स को ये क्या काम करते थे? फाइल्स को दबाने का काम, करप्शन हो रहा है तो उसको छुपाने का काम। वन वे डाटा, वन वे डाटा मतलब कि जनता के बारे में तो पूरी नॉलेज हमें हो कि जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार के कामकाज जनता तक ना पहुंचे। सरकार के कामकाज जनता तक पहुंचेंगे तो फिर जनता क्वेश्चन पूछेगी कि भाई क्या काम कर रहे हो तुम। इन्होंने क्या बोला है कि डिजिटल डैशबोर्ड, 100% पब्लिक मॉनिटरिंग। हम एक ऐसा डैशबोर्ड बनाएंगे कि जो भी सरकार काम करेगी, सरकार जो भी काम करेगी, जनता उसको इजीली देख सकेगी डैशबोर्ड पर कि भैया ये हेल्थ मिनिस्ट्री क्या क्या काम कर रही है, इसने ये टारगेट दिया था, इसमें ये कितना परसेंट इसने कंप्लीट कर दिया, 20%, 30%, 40%, अब तक ये काम कहां तक हो चुका है। तो ये सारा कुछ आप डिजिटली देख पाओगे, जनता डिजिटली देख पाएगी, तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है। मोदी जी आते हैं 8:30 बजे और बोल देते हैं ये हो रहा है, बस बात करता हूं, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता है। ठीक है। रोड ब्लॉक, नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ना, जब भी कोई नेता आएगा तो पूरा रोड ब्लॉक कर देना, पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को, पूरे शहर की जितनी भी जो डेली का ट्रैफिक है उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देना। इन्होंने बोला आम नागरिक समान बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, सब लोग समान हैं, आम नागरिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। धर्म की आड़ में ये लोग राजनीति कर देते। इन्होंने बोला कि धर्म और स्टेट दोनों अलग अलग हैं, धर्म के नाम पर कोई भी राजनीति नहीं करेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। ये पूरा पुराना सिस्टम था, इन्होंने नए सिस्टम को कि मंत्री का बेटा यहीं पढ़ेगा, बाहर पढ़ने नहीं जाएगा। ठीक है। असली ट्रांसपेरेंसी इन्होंने लिखाई है, सिर्फ जनता को डेटा लेना काफी नहीं है, मंत्रियों का काम, प्रोजेक्ट्स और असेट्स का लाइव पब्लिक डैशबोर्ड होना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है। एजुकेशन और परिवार, आधे से ज्यादा भारतीय मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इन्हें भारत के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये क्वेश्चन हम भारत के जितने भी नेता हैं उनसे पूछ रहे हैं। सेल्फ प्रमोशन बंद हो, राजनेता अपना प्रमोशन इतना करते हैं, इतना प्रमोशन करते हैं कि भाई गजब है, कि राजनेताओं के नाम पर स्टेडियम का नामकरण हो रहा है, दफ्तरों में तस्वीर टांगने से गवर्नेंस की तो क्या क्या चीजें चल रही हैं। अपना कोई इतना प्रमोशन कर सकता है, तो ये भी सारी चीजें, इसमें तो पैसा खर्च होता है, तो इसको बंद करा जाना चाहिए। ठीक है भाई साहब। तो फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। एक नई उम्मीद 2008 में रिपब्लिक बनने के बाद जो उम्मीद टूटी थी वो आज बालेन शाह के नेतृत्व में फिर से जगी है। बालेन शाह अच्छा काम कर रहे हैं, ग्लोबल मिसाल। नेपाल की यह युवा सरकार पूरी दुनिया के जेनजी के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ग्लोबल मिसाल, पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई एक युवा सरकार आ रही है, एक जेनजी की सरकार आ रही है और उसने उस पुराने सिस्टम को उखाड़ फेंका है। तो हर देश में ये जो जेनजीज काम कर रही है नेपाल में, हर देश में जेनजीज को काम करना चाहिए। सोशल मीडिया का आप इतना यूज कर रहे हो तो सरकार से क्वेश्चंस तो पूछने चाहिए, ये हमारा हक है। सिस्टम को बाहर से गलती देने से बेहतर है सिस्टम में घुसकर उसे बदलना। जो युवा पढ़े लिखे लोग हैं उनको राजनीति में जरूर आना चाहिए, तभी तो सिस्टम को हम, जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसको चेंज कर पाएंगे। तो मैंने अपनी सारी बात आपको यहाँ बता दी है। ऐसी ही डिटेल वीडियो जो भी होती है वो मैं आपको देता रहता हूँ इस चैनल पर। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें जो भी आप सोचते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।